हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी एपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आज आज का सेशन में हम लोग सिर्फ जीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद का जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हमने लॉ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे विथ न्यू क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे और उसको नए क्रिमिनल लॉ से रिलेट करके याद करेंगे और इस तरह से समझेंगे कि किस तरह से आने वाले एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अभी जीके का क्वेश्चन देखते हैं कि यूपी में किस तरह के जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा ऑप्शन में है जैबुन्निसा, रोशन आरा, गुलबदन बेगम, जहां आरा। तो इसका सही आंसर हो गया गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अमृतसर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन में है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑप्शन में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था? एक हिंदू संगठन था। ये तो नहीं है। बाल गंगाधर तिलक उसके अध्यक्षों में से एक थे। यह भी सही नहीं है। सी है सरोजनी नायडू इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह भी सही नहीं है। सरोजनी नायडू महिला तो अध्यक्ष बनी थी लेकिन फर्स्ट भारत की महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये भारतीय नहीं लिखा है, लिखा है पहली। पहली कौन थी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू थी। डी है 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, बी में है मूल अधिकारों से संबंधित भाग, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ एडहॉक कहते हैं ना, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सत्र न्यायालय सेशन न्यायालय में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। और यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 127 में दिया गया और इसमें क्या क्या है कहा गया है, यह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होगी? गण पूर्ति के लिए। मान लीजिए कि जब एडवोकेट की संख्या कम हो तो गण पूर्ति के लिए, कोरम पूरा करने के लिए इनकी तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और कौन करेगा? तो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन करेगा? यहां लिखती हूँ, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी सहमति लेंगे? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट की सहमति लेकर के लेंगे। उसके बाद यह उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी लीजिएगी। जिस उच्च न्यायालय से इन न्यायाधीशों को बुलाया जा रहा है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी, चीफ जस्टिस से भी राय ली जाएगी। उसके बाद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति कौन करेगा? तो सीजेआई करेंगे। किसकी सहमति से? सीजेआई। किसके सहमति से? प्रेसिडेंट के। और साथ में हाई कोर्ट के जज की भी, चीफ जस्टिस की भी, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी राय ली जाएगी। और किस लिए की जाती है? गणपूर्ति के लिए की जाती है। आर्टिकल कौन सा है? 127 है। और जब तक ये न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कार्य करते रहेंगे तो इनकी शक्तियां क्या होंगी? इनका पावर क्या होगा? इनका वही पावर होगा जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। और ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो। तो इस तरह से समझ में आ गया ये सारा। तो इस तरह से एडहॉक न्यायाधीश के बारे में हम समझ में आ गया। आर्टिकल 127 है, कौन कर सकता है? सीजीआई कर सकता है। किसकी सहमति लेकर के? प्रेसिडेंट की और उस हाई कोर्ट के जज की भी, चीफ जस्टिस की, जहां से चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है। और उनकी तदर्थ न्यायाधीश का पावर वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का, जब तक वह काम करता रहे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस राज्यों के युगम को, किस राज्यों के, यहाँ दिया दो जोड़ा दिया गया है, युगम मतलब जोड़ा, लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। ए में है आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, बी में है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी में है गुजरात तथा राजस्थान, और डी में है पंजाब तथा असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। दोनों राज्य में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश की भी 42 है और पश्चिम बंगाल की भी 42 है। आ गया समझ में? और यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कितनी है? 29। ये लोकसभा सीटों की संख्या याद रखनी होती है, 29 है। तमिलनाडु की कितनी है? तमिलनाडु की हो गई है 39 है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कितनी है? गुजरात की 26 है। और राजस्थान की 25 है। पंजाब की 13 है और असम में 14 है। तो इस तरह से दोनों का, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 42 है। तो सही युग्म कौन सा, सही आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? ऑप्शन है आयात शुल्क, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर या स्टैंप ड्यूटी। और इसका कूट दिया गया है, कूट से बताना है कि कौन सा। यूपी में इस तरह का क्वेश्चन, चाहे वो लॉ हो या जीएस हो, बहुत ज्यादा आते हैं। जीके दोनों क्वेश्चन कूट वाले बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने की आप लोग आदत डालिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस का इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। अब क्वेश्चन में है कौन से कर भारत सरकार द्वारा पूछा है, भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं।
कूट में है 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4। तो सही ऑप्शन क्या है? नंबर आयात शुल्क लगाया जाता है और स्टैंप ड्यूटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। स्टैंप ड्यूटी और आयात शुल्क यह दोनों लगाया जाता है। मनोरंजन कर और व्यक्तिगत कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका भी कूट है, बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन में है यह शीर्ष बैंक है, बी में है यह मुद्रा पूर्ति को विनियमित करता है, यह सी में है व्यापारिक घरानों को क्या करता है? ऋण देता है, और थर्ड में है यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो इसका सही आंसर कूट से दिया है, ए दिया है, ए तथा बी। ए में क्या है देखिए, यह शीर्ष बैंक है, यह तो सही है। यह मुद्रा को विनियमित करता है, यह भी सही है। अब ये देखना है ये दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है बी में है ए बी सी। ए में शीर्ष बैंक है, बी में मुद्रा को पूर्ति करता है और सी व्यापारिक घरानों को ऋण देता है। तो यह नहीं है। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? डी देखते हैं। डी में है यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ए बी और डी किस में है? इसमें तो सिर्फ ए और बी है, तो ये होगा नहीं। ए बी सी सही होगा नहीं। बी और सी, बी में है शीर्ष बैंक है और ये सी तो होगा नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी। और इसी के साथ रिजर्व बैंक का कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ है प्रथम अध्यक्ष। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तो ये है फर्स्ट। भारतीय पूछे, यहां लिखती हूं, प्रथम भारतीय पूछे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष थे? क्या थे? ये अंग्रेज थे। तो प्रथम तो यही थे लेकिन अंग्रेज थे। अब प्रथम भारतीय कौन से थे? उनका नाम सीडी देशमुख है। सीडी देशमुख है। अभी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा अभी बने हैं। किसको रिप्लेस किए हैं? तो यह किए हैं शक्तिकांत दास को। तो इस तरह से इतने सारे रिजर्व बैंक से हम लोग को फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना पूछता है, प्रथम अध्यक्ष भी पूछता है और भारतीय भी पूछता है और प्रेजेंट भी पूछता है। और रिप्लेस भी, बिहार में रिप्लेस वाले अक्सर पूछता है क्वेश्चन की रिप्लेस किनको रिप्लेस करके ये बने हैं। तो ये बिहार का क्वेश्चन ज्यादातर होता है। लेकिन ये अभी ट्रेंड चला हुआ है तो ये इनका नाम याद रखेगा कि शक्तिकांत दास को के बाद कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा से पहले कौन थे? तो संजय शक्तिकांत दास। इस तरह से याद कर लीजिएगा। छोटा सा ट्रिक है। संजय क्या है? शक्तिशाली है। तो ये आपको याद रहेगा। संजय क्या है? शक्तिशाली है। तो संजय क्या है? शक्तिशाली है। तो
तो इससे शक्ति से याद आ गया, शक्तिदास। चलिए इतने सारे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज मिलाई जाती है? ऑप्शन ए है चूना, ऑप्शन बी है कैल्शियम सुपरफास्ट, ऑप्शन सी है जिप्सम और ऑप्शन डी है कंपोस्ट खाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना। इसका सही आंसर हो जाएगा चूना। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज मिलाई जाती है? तो चूना मिलाया जाता है। अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अम्लीय मिट्टी नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा अगर ये है कि अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत में अम्लीय मिट्टी केरल में पाई जाती है। सबसे अधिक भारत में अगर पूछे कि सबसे अधिक अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अम्लीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो केरल। जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ब्लैक से लिख रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अम्लीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? केरल में। और किस जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है? जलवायु का भी पूछ दिया कि किस तरह की जलवायु में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, तो नम जलवायु वाले क्षेत्रों में। कैसे क्षेत्रों में? नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत की अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। और इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? चूना का इस्तेमाल करते हैं। चूना के साथ चूना पत्थर और भी इसके ऑप्शन है। चूना पत्थर यहाँ लिख रही हूँ, चूना की जगह पे चूना पत्थर भी रह सकता है ऑप्शन। बुझा चूना या बिना बुझा चूना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही है। चूना है मतलब चूना पत्थर हो गया, बुझा चूना, बिना बुझा चूना। बुझा भी हो सकता है और बिना बुझा भी। आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से लिखने में दिक्कत हो रही है। बिना बुझा चूना ये सबसे क्या होती है? चूना पत्थर, कैल्शियम चूना पत्थर, बिना बुझा चूना, खड़िया जिसे चाक कहा जाता है। बुझा चूना किसे कहते हैं? बुझा चूना का भी पूछ सकता है किसे कहते हैं, तो जिससे चाक, जिसे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं ना चाक, वो क्या होता है? चाक किस चीज का बना होता है? बुझा चूना। ये यहाँ पे लिख दी मैं, यहाँ लिखना था ना। बुझा चूना का अगर एग्जाम्पल पूछ दे कि कौन सा, मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि इनमें से कौन बुझा चूना है का उदाहरण है, तो क्या है? चाक, जो स्लेट पर लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, वो क्या है? बुझा चूना का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अम्लीय मिट्टी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहां से हटा रही हूँ क्वेश्चन इससे, ये हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान ऊपर उठता है, वायुयान ऊपर उठता है, कारण पूछ रहा है कि ऊपर वायुयान जो है ऊपर किस कारण से उठ पाता है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण। हवा की प्रतिक्रिया कैसी होती है? ऊपर की ओर होने के कारण। ऑप्शन बी है हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण। ऑप्शन सी है इनके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। वायुयान की नासिका, ऑप्शन डी है वायुयान की नासिका लिखा है, नासिका ऊपर की ओर उठी होने के कारण। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे की दबाव की तुलना में कम होने के कारण। नीचे की दबाव, ऊपर का दबाव नीचे की तुलना में कम होने के कारण। अब इसको आप लोग
समझिएगा कैसे इसको मैं एक फिगर आउट बना करके, एक छोटा सा फिगर बना के आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कह क्या रहा है। यहाँ पे हटा रही हूँ। मान लीजिए कि ये प्लेन है, इस तरह से प्लेन बना, ऐसी होता है ना प्लेन। ये इसका पंख हो गया, ये इसका पंख हो गया, ये थोड़ा सा इसका मुंह खराब हो गया है, इस तरह से। मान लीजिए ये प्लेन है, हवा में उड़ रही है, तो ये किस कारण से उड़ेगी? तो ये कह रहा इसके पंख के ऊपर का दबाव, ये ऊपर का दबाव नीचे की दबाव की तुलना में कम होने के कारण यहां से जो है, आपको पता है कि जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे हवा का दबाव क्या होता है, कम होता चला जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और हवा का दबाव यहाँ ऊपर में क्या होगा, हवा का दबाव कम होगा, दबाव कम कम हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, दबाव कम ज्यादा होगा, हवा का दबाव ज्यादा। तो नीचे से क्या है, किसी चीज के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं, हवा क्या लगा रही है, नीचे से फोर्स लगा रही है, तो इसका फोर्स ज्यादा हो गया, हालांकि ऊपर से जो हवा आ रही है उसका कम, तो इस कारण से ये प्लेन आसानी से ऊपर उठता है। आई थिंक कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी काफी इजीली समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से इस तरीके से समझने के बाद आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। हवा का दबाव नीचे से ऊपर नीचे इधर से ज्यादा है और ऊपर से कम है, तो इस तरह से उठ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है, तो प्लेन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसका जो सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत है उसको समझना है कि किस तरीके से उठ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की पारितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहां चली जाएगी, ये पूछ रहा है। पृथ्वी के पारितः कोई कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, क्या है, घूम रहा है। यहाँ पर अगर कोई उपग्रह है, ये घूम रहा है, तो यहां से अगर कोई वस्तु गिराई जा रही है, कोई गेंद गिराई जा रही है, तो पूछ रहा है, अच्छे से आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझाती हूँ डिटेल से। ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे ये उपग्रह हो गया कोई, सॉरी ऐसा उपग्रह नहीं होता है, यहाँ पे कोई उपग्रह है, ये घूम रहा है, तो ये हमारा इस तरह से क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का ये उपग्रह चक्कर लगा रही है। यहाँ से अगर कोई वस्तु यहाँ गिराई जा रही है, पृथ्वी पर गिराई जा रही है, यही इसका कहना है कि ये उपग्रह है और हमारी पृथ्वी पर यहाँ से चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे। यहाँ से अगर कोई वस्तु इस पर गिराई जा रही है, तो वो वस्तु कहाँ जाएगी? ऑप्शन है सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन बी उसी कक्षा में, जैसे कि ये राउंड राउंड घूम रहा है, इसी कक्षा में घूमती रहेगी, या फिर चंद्रमा पर चली जाएगी, या पृथ्वी पर गिरेगी। यही पूछ रहा है कि कहाँ चली जाएगी। यहाँ से अगर कोई वस्तु गिरा दी है तो राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये क्या करेगी, ये वस्तु इसी के साथ राउंड 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 घूमती रहेगी। समझ गए? यहाँ से कोई वस्तु हो, गेंद हो, कोई चीज हो, अगर यहाँ से गिराई जा रही है तो ये इसी के साथ ऐसे घूमते, ना कि ये पृथ्वी पर आएगी, ना ही ये सूर्य पर जाएगी, ना ही ये चांद पर आएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मृदु जल, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी कठोर जल और ऑप्शन सी क्रिस्टलीय जल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारी जल। भारी जल, भारी जल ड्यूटेरियम का भारी और क्या है, ऑक्साइड लिखा है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है।
अब इसको अच्छे से समझते हैं कि ड्यूटेरियम को भारी जल क्यों कहा जाता है। अब ये हाइड्रोजन जो है, इसके सबसे पहले तो हाइड्रोजन के यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ लिख रही हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? H1, H2, H3। अब ये H1 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। डीपली आप लोग को इसलिए समझा रहे हैं कि क्वेश्चन किसी से भी तरह से भी पूछ सकता है। आप लोग को इतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसी को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा समझ के पढ़ना है। तो हाइड्रोजन का एक जो समस्थानिक है H1, H1 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं। और H2 और H3 को क्या कहते हैं? H2 और H3 को कहते हैं ट्राइलियम। ट्राइलियम देख लीजिएगा आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूं तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। ट्राइलियम अच्छे से लिख दो। इन दोनों को क्या कहेंगे? ट्राइलियम। ट्राइलियम। H2 और H1 को क्या? H2 और H3 को ट्राइलियम और H1 को ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम किसका को क्या कहेंगे? भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः, और ये ड्यूटेरियम जो है इसी को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन कवर किए? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के साथ है। ड्यूटेरियम को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम किसका ऑक्साइड है? तो यह हाइड्रोजन का है। सब किसका किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2, H3। H1 को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं और H2, H3 को ट्राइलियम कहते हैं। तो कभी भी पूछ सकता है H2, H3 जो है हाइड्रोजन के ट्राइलियम, पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइलियम क्या है? H2 है, H3 है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को कवर कर लिया। अच्छे से आपको हाइड्रोजन का समस्थानिक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आंख को जो नुकसान होता है उसका कारण क्या है? कारण पूछ रहा है, उसका कारण। ऑप्शन ए है सूर्य की किरणें हैं, सूर्य के सिरे का तीव्र चमक है, सूर्य के सिरे, ये सूर्य है, सूर्य के इसका किनारा का जो है क्या लिखा है? सिरे का तीव्र चमक है, इसका तीव्र चमक है। या फिर ऑप्शन सी है सूर्य के सामने चंद्रमा की उपस्थिति है, या ऑप्शन डी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। तो जाहिर सी बात है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें ही हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन को कवर करेंगे। अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सा परत रोकता है धरती पर आने से? ओजोन परत। ओजोन परत। ये सब ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो इस सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ओजोन परत। तो आई थिंक आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी बात पर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है किस कारण से होती है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन ए है बादल, जल और सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषक है उन तीनों के बीच प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन को आराम से अच्छे से और समझ कर पढ़िएगा, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, फिर बहुत अफसोस होता है। तो ये कह रहा है बादल, जल और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन बी वर्षा जल और कार्बन डाइऑक्साइड
प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन सी अम्ल वर्षा, जो बादलों तक पहुंचकर ठंडी होने के कारण। ऑप्शन डी बिजली चमकने और बादल फटने के दौरान जल वाष्प और विद्युत आवेश की प्रतिक्रिया के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, और उसी प्रतिक्रिया के कारण अम्ल वर्षा होती है। अब इसको मैं आप लोग को अच्छे से डीप में अम्ल वर्षा किसे कहते हैं अच्छे से डीप में समझा देती हूँ। अम्ल वर्षा जैसा कि आपको पता है कि CO2 किस कारण से होता है। CO2 गाड़ियों से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ये तीनों क्या है, ये तीनों निकलती है गाड़ी का, उद्योग, बड़े कल कारखाने, ये सब से क्या निकलता है, ये सारी चीजें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों निकलती है। अब ये तीनों क्या करती है, ये तीनों तो निकल ली एयर को खराब करने के लिए, वातावरण को में गंदगी ये सब फैलाने के लिए तो निकल ली। अब ये तीनों जब आपस में मिल जाती है, ये तीनों क्या करती है, यहाँ पे आपस में मिलकर के प्रतिक्रिया करती है। प्रतिक्रिया करके एक नया चीज बनाती है, और वो बनाती है आपस में मिलकर प्रतिक्रिया करके एक बनाती है H2SO4, और एक दूसरा चीज बनाती है HNO3। HNO3, ये तीनों आपस में क्रिया करने के बाद क्या बनाती है, इस तरह से भी पूछ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 की क्रिया के बाद क्या बनता है, तो ये बनता है H2SO4 HNO3, ये तीनों इस तरह से बनता है। अब ये तीनों क्या है, ये बनने के बाद ये क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और यह ओस या वर्षा बन करके यह, अब ये दोनों ओस या वर्षा बन करके क्या होता है, बादलों के साथ मिल करके वर्षा बन के हमारी पृथ्वी पर गिरने लगती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल कारखानों, उद्योगों, यातायात के साधनों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर के आपस में क्रिया करके H2SO4 बनाए, HNO3 बनाए, और ये तीनों मिलकर के बादल बन करके, बादलों के साथ बनकर ये बादलों के रूप में या वर्षा के रूप में या तो बरसता है, या तो ओस बनकर बूंदों के रूप में हमारी धरती पर जब वापस आते हैं तो यही एसिड रेन कहलाती है, यही अम्ल वर्षा कहलाती है। तो आई थिंक आप लोग को अम्ल वर्षा काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, यही वापस जब बूंद बन के हमारी पृथ्वी पर गिरती है तो अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का प्रयोग करता है। विमानों को पता लगाने के लिए विमानों में क्या लगाया जाता है, रडार लगाया जाता है। विमान किस दिशा में है, कहाँ है, इसका के लिए रडार लगाया जाता है, और यह किस माध्यम का प्रयोग करता है, तो यह हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइक्रो तरंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक तरंग, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंग, और ऑप्शन डी साउंड तरंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार निम्न में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, ये पूछ रहा है। किसी वस्तु का भार निम्न में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो ऑप्शन बी सही है, विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और प्लेटलेट में पाए जाते हैं,
प्लेटलेट्स कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए लिम्फ में, ऑप्शन बी रुधिर में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी पित्त में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स रुधिर में। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में, ब्लड में। और यही प्लेटलेट्स की कमी से क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की कमी से जब डेंगू काटता है तो क्या होता है? डेंगू क्या है? डेंगू एक किसके काटने से होता है? वायरस या बैक्टीरिया से? वायरल डिजीज है। क्या है? डेंगू वायरल डिजीज है, वायरस के काटने से होता है। वायरस, सॉरी, काटने से कह रही हूँ, वायरस से फैलता है, वायरस है। और इसका कारण क्या है? मादा एडिज मच्छर, मादा इजिप्टी, मादा इजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। और डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगता है। और कभी कभी नहीं सही से खाने पीने से प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाने के लिए डॉक्टर कहता है? कीवी। कीवी खाने से प्लेटलेट्स काफी तेजी से बढ़ता है। प्लेटलेट्स और गोट का मिल्क, इन सब चीजों में प्लेटलेट्स काफी तेजी से बढ़ता है। तो डेंगू अगर होता है तो ये चीजें खाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज इतना ही क्वेश्चन कराती हूँ, बाकी नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगी। अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है। तो मैं आई होप कि सारी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे अच्छे से सॉल्व करा दूंगी आप लोग को। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।